टीपू ट्रका वाला ने गोगी का सर मांग लिया सुलह के बदले में। उसका किरदार घनौना है। उसके किरदार में ना सिर्फ बदमाशी शामिल है बल्कि उसके किरदार में ऐसी गलाजत शामिल है कि आपको वजू करना पड़ेगा उसका जिक्र करने के बाद। एहसन शाह ख्वाहिशमंद था किंग बनने का। बालाज अब काफ़ी कुछ जान चुका था लेकिन अमीर मसहब और अमीर फतेह कुछ नहीं जानता। खालिद चिट्टा के लिए तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे डिक्शनरी में, वो कितना सफाक कातिल था। वो कहते हैं कि वो सांप था जो डस ले तो बंदा पानी नहीं मांगता, लेकिन वो ये ऐसी दो धारी तलवार की चाल चलना चाह रहा था। जो तीफी भट्ट हैं वो पाकिस्तान किसी गारंटी के तहत आए थे और वो गारंटी शायद गोगी भट्ट ने दी थी कि आप आ सकते हैं। गोगी भट्ट के पास तो अपनी गारंटी नहीं थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाई तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो कब्जा माफिया है। तीफी दुबई में लाया गया या तीफी अपने किसी काम से दुबई में आए थे? तीफी वहां पे कुछ 4 दिन पहले नहीं आया। तीफी बहुत अरसा से दुबई में मुकीम था। वो एक हिडन प्लेस थी, वो जगह नहीं थी कि जहां तीफी को होना चाहिए। फाइनली तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को यह पता चल चुका कि मुझे अब पाकिस्तान जाना है। सबसे पहली गलती तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो उस वक्त करते हैं जब वो मफरूर हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ अपनी फैमिली के साथ आके तीफी भट्ट की छत पे बसंत मनाई और पतंग उड़ाया उन्होंने। परवेज मुशर्रफ साहब, और बिल्कुल क्या तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो कोई इंटरनेशनल जासूस है? दोनों जानब एक एक बच्चा बड़ा खतरनाक। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट गुज़िश्ता से पेवस्ता है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जाना कि तीफी भट्ट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और इसके साथ साथ उनका हसब नसब क्या था और दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ। तीफी और टीपू ट्रक्का वाले के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला की आपसी दुश्मनी क्या थी और एहसन शाह का किरदार क्या था, इसके साथ साथ पुलिस का क्या किरदार रहा। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इसका अंजाम क्या हुआ, तीफी भट्ट को कैसे दुबई से लाहौर लाया गया और इसके बाद वो कैसे अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अच्छा अवान साहब, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में एहसन शाह तक जिक्र किया था कि एहसन शाह ने जेल के अंदर से कॉल की अपनी बीवी को और उसने शकील भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट के मारने की बात की कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा जी। और ये बात पुलिस तक पहुंच गई। ये कैसे पहुंची थी? इंफॉर्मेशन नेटवर्क। पुलिस का इंफॉर्मेशन नेटवर्क कभी भी किसी दौर में भी, खा वो डिजिटल दौर या आपका जो एक फिजिकल इंटेलिजेंस नेटवर्क था, पुलिस से हमेशा मुल्ज़म बेशक आगे आगे भागता रहता है लेकिन पुलिस ताक़ुब में रहती है और उसके मुतालिक बिल्कुल होशियार होती है। पता होता है पुलिस को कि हमारे राइट लेफ़्ट क्या हो रहा है। अगर पुलिस बेखबर हो जाए और वो नींद में ख्वाब में चली जाए तो फिर जराइम पेशा तो बाजी ले जाएंगे। अच्छा, आपने बताया था कि जो सुसर है एहसन शाह का जी, उसने बताया था शकील भट्ट को जी, क्योंकि शकील भट्ट के ताल्लुकात रहे थे जी, उनके बड़े घरेलू ताल्लुकात थे, बहुत ही करीबी, बहुत करीबी घरेलू ताल्लुकात थे और किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक बड़ी पाकीज़ा सी दोस्ती भी थी। मतलब उसे आप मनफी अंदाज में नहीं, पॉजिटिव अंदाज में लीजिए। वो शकील भट्ट की बहुत इज्जत करते थे। एक तरह से शकील भट्ट घरेलू ताल्लुक बन चुका था। जी, घरेलू ताल्लुक बन चुका था। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, उन्होंने ये बताया कि आप ज़रा चौकन्ना हो जाइए क्योंकि फाइनली वो तो बेल आउट होगा, उसने वापस आना है क्योंकि वो बराह रास्त तो मुल्ज़म नहीं है। मुखबरी का कॉन्स्पिरेसी में है, मुखबरी का है, तो वो किस हद तक प्रूव हो सकेगी ये तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ है। तो आप ज़रा मोहतात रहें। फिर ये अलर्ट हो गए, शकील अलर्ट हो गए और इन्होंने फिर उसकी बाल की खाल वाली बात होती है। फिर उन्होंने मुकम्मल जब मालूमात ली तो वो वॉइस नोट जो था वो इन्होंने खुद सुना। एक बात सर तयशुदा है, 3 लोगों ने ऑब्सलीट होना है। एक वो जो बहू बेटियों की इज्जत पामाल करते हैं, एक वो जो मासूम बच्चों के साथ जुल्म करते हैं और फिर एक वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़ानदान पे हमला करते हैं क्योंकि हर फर्द एक घर का हिस्सा है। पुलिस ऑफिसर पे हमला करने वाला या पुलिस ऑफिसर को टारगेट करने वाला बाहर तौर ऑब्सलीट होगा। ये पॉलिसी तो शुरू से ही पुलिस की है ना, हमेशा से है,
हमेशा से है। और फिर फाइनली एहसन शाह जो है वो ऐसा किरदार था कि अगर आप एहसन शाह पे एक प्रोग्राम करें मुस्तकिल बुनियादों पे, तो एहसन शाह भी एक ऐसा किरदार है कि जो नाकाबिले माफ़ी है। उसका किरदार घनौना है, उसके किरदार में ना सिर्फ बदमाशी शामिल है बल्कि उसके किरदार में ऐसी गलाज़त शामिल है कि आपको वज़ू करना पड़ेगा उसका ज़िक्र करने के बाद। अच्छा, इस कदर बैड कैरेक्टर का मालिक जी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। ख़वातीन के साथ नाजायज़ मरासम। और मैंने शायद आपके पिछले एपिसोड में ये गुजारिश भी की हो कि एहसन शाह ख्वाहिशमंद था किंग बनने का। और अगर एहसन शाह का वो जो कॉन्स्पिरेसी उसने की थी, अगर वो ओपन ना होती, अगर ये चीज़ें सबके सामने और ना आ अमीर जाती, मसहब अमीर फतेह उस पे रिलाय करते फिर। उस पे इतना रिलाय करते कि वो शायद, चूँकि अमीर मसाब और अमीर फतेह बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे थे बाहर से पढ़े हुए। और उनको यहाँ की सियासत का कतन इल्म नहीं था, ना वो लोगों को उस हद तक जानते थे जिस हद तक बालाज के इल्म में आ चुका था। बालाज अब काफ़ी कुछ जान चुका था, लेकिन अमीर मसहब और अमीर फतेह कुछ नहीं जानते थे। तो उनको फिर एक ही सहारा था, एक कैसर बट और दूसरा एहसन शाह। तो एहसन शाह तो फिर बेताज बादशाह बन जाता। और अगर आपने वो बताया सिटी कि की अगर वो बन जाता तो फिर लड़कियां अगवा सिटी करता। की सियासत में वो एक ऐसा नासूर बन के उभरता कि वहां के लोग फिर कानों को हाथ लगा जाते कि ये कैसा नासूर हमारे अंदर पैदा हो गया। तो तीफी और गोगी इकट्ठे कब हुए? तीफी और गोगी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं। तीफी और गोगी की जो मोहब्बत है उससे कौन इनकार कर सकता है। ये तो अजल से तारीफ गुलशन और तीफी बट की मौत तक इनके दरमियान एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता। और नो डाउट कि गोगी बट तारीफ गुलशन को अपना बाप मानता था। अच्छा। जी बिल्कुल। एक वाकया पेश आता है जिसमें मैंने शायद पिछले एपिसोड में अर्ज किया था कि जब ऐवान अदल वाला वाकया हुआ था, ऐवान अदल वाले वाक़े में मामलात सुलह की तरफ बढ़ रहे थे। मोहम्मद अतीक सिंधु जो SHO थे उन दिनों में कसूर में, उन्होंने उसमें काफ़ी कोशिश की कि ये इनके दरमियान सुलह हो जाए, लेकिन टीपू पहलवान की ये ख्वाहिश थी कि सुलह हो सकती है, सुलह हो सकती है, लेकिन वो सुलह किन शराइत पे होगी? वो शर्तें ये होंगी कि गोगी का सर दे दें। अच्छा। इस पे बरहम हो गए तारीफ गुलशन। टीपू ट्रका वाला ने गोगी का सर मांग लिया सर मांग सुलह लिया, के बदले में। सुलह के बदले में कि जी आप गोगी दे दें, सुलह कर लेते हैं। जबकि तारीफ गुलशन और तीफी एलिस तीफी जो हैं, उनका उस ऐवान अदल वाले वाक़े में कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, आपने कतन नहीं बताया था। कि वो गोगी एक का भी SP की मुदाखलत की वजह से उनका नाम गोगी का डाला। भी ताल्लुक नहीं था। बुनियादी तौर पे तो वो एक अना की जंग थी जो खालिद चिट्टा और शौकी चंगड़ उसमें नुमाया किरदार अदा कर रहे थे। और वो खालिद चिट्टा के साथ जो एक वाकया पेश आया फूड स्ट्रीट में कि उसके लिए बैरियर नहीं उठाया गया, जबकि गोगी वहाँ का चेयरमैन था, और फिर वहाँ पे खालिद चिट्टा की लड़ाई हो गई फूड स्ट्रीट में। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो ज़ख्मी हो गया। ऑल्दो जो गोगी बट है उसकी मुलाकात के लिए जा रहा था खालिद चिट्टा, और उसके साथ एक और शख्सियत भी थी। खालिद चिट्टा भी कोई इसी तरह का आंसर है? खालिद चिट्टा खालिद चिट्टा के लिए तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे डिक्शनरी में, वो कितना सफाक कातिल था। और वो गोगी बट से मिलने के लिए जा रहा था। जी, कोई एक इशू था कुछ हाँ। प्रॉपर्टी के सिलसिले में, वो मुलाकात के लिए जा रहा था तो गेट नहीं खुला, वो जो बैरियर हाँ। फूड स्ट्रीट पे होता है, उस पे उसने वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बड़ी बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। फिर फाइनली वो जब वहाँ पहुँचता है गोगी के घर, तो वहाँ पे कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई बंद कमरों में, वो जो बंद कमरों की गुफ्तगू थी वो बाहर सुनाई दे रही थी। वहाँ पे खालिद चिट्टा उठ के आ गया। उसका जो आई विटनेस है वो भी इस वक्त एक बड़ा मारूफ व्लॉगर है जो क्राइम पे व्लॉग्स करता है। गालिबन शाहिद चौधरी की बात मैं शाहिद चौधरी की बात कर रहा हूँ। वो ही वॉज प्रेजेंट एट दैट स्पॉट। अच्छा। तो खालिद चिट्टा जहर, जिसे हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो सांप था जो डस ले तो बंदा पानी नहीं मांगता। उसने ये ठान लिया कि मैंने अब गोगी को ख़त्म करना है।
ठीक है। गोगी अब नहीं जिंदा रहेगा। हालांकि गोगी के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन वो ये ऐसी दो धारी तलवार की चाल चलना चाह रहा था कि जिसमें दुश्मनी भी पूरी कर ली जाए और गोगी पे बाहर तौर FIR होगी। क्योंकि दुश्मनी किन के साथ है? भट्टों के साथ। खालिद चिट्टा के साथ तो दुश्मनी बज़ाहिर कोई नहीं थी। हाँ जी। लेकिन खालिद चिट्टा ने शौकी चंगड़ के साथ मिलके सारी रैकी करके और वो पूरा होमवर्क कंप्लीट करके वहां पे गोगी पे फायरिंग अच्छा, की। जो यानी ईवान अदल में जो फायरिंग हुई टीपू पे, वो करवाई थी खालिद चिट्टा ने, खालिद बजाय चिट्टा ने की थी, खुद की थी जी। और उसके पीछे शौकी चंगड़ था। शौकी चंगड़ और वो दोनों इकट्ठे थे। शौकी चंगड़ ऑलरेडी वहां मौजूद था, वो सारी रैकी कर रहा था। वो जैसे हम देसी जबान में कहते हैं ना, निकल वर्ड देख रहा था कि किधर आते हैं किधर जाते हैं। वो पूरी रैकी कर रहा था, उसकी पूरी टीम रैकी कर रही थी। अच्छा, अब उसके बाद ये बालाज का मर्डर हो जाता है। बालाज के मर्डर में तीफी को नामजद कर दिया जाता है जी। और तीफी जो है वो UK चले जाते हैं। जी, वो पहले ग्लासगो शायद हाँ, वो चले तो जाते। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो सब ने देखी है, लेकिन पसे पर्दा हकायक क्या है कि तीफी दुबई में लाया गया या तीफी अपने किसी काम से दुबई में आए थे? नहीं, तीफी को गोगी भट्ट जब पेश हो जाता है, हाँ, और फिर वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी और वो सारा सिलसिला, तो तारीफ़ गुलशन को ये सोच भी नहीं थी। तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट को तो आखिरी वक्त तक ये ख्याल तक न था कि आने वाला वक्त क्या है, मेरे दुश्मन मेरे साथी मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। ये उसके वहम गुमान में नहीं था। होता इस तरह से है कि जब ये दुबई में आ जाता है तो दुबई में ये उस मकाम पे रिहाइश इख्तियार नहीं करता, क्योंकि वहां का गोल्डन वीजा था इसके पास। गोल्डन वीजा अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट ऑफ ग्रीन कार्ड। आप भी समझते होंगे यकीनन। तो ऑल्दो वो ग्रीन कार्ड नहीं है, नेशनैलिटी नहीं है, बट इट इज सहूलियात और वो तमाम सहूलियात, आप A क्लास फर्स्ट क्लास सिटीजन की हैसियत ट्रीट किया जाता है आपको के तौर पे आप वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। तो तीफी को कतन ये ख्याल नहीं था कि मैं इस तरीके से धर लिया जाऊंगा। एक ATM की ट्रांजैक्शन होती है जब तीफी दुबई में है, और पता चलता है इदारों को कि तीफी दुबई आ गया। पता चल चुका था। ओके। जो CCD के खालिद वरिया हैं वो मुद्दत से, क्योंकि तीफी वहां पे कुछ 4 दिन पहले नहीं आया था, तीफी बहुत अरसा से दुबई में मुकीम था। तीफी ऐसे मकाम पे रिहाइश पजीर था कि जिसका किसी को इल्म नहीं था। वो एक हिडन प्लेस थी, वो जगह नहीं थी कि जहां तीफी को होना चाहिए था। उस घर में, उस फ्लैट में, उस जगह पे वो नहीं था। वो जिस जगह था किसी को कानो कान खबर ना होती। लेकिन खालिद वरिया जो हैं वो एक्स्ट्राडिशन के बड़े माहिर हैं, वो बड़े एक्स्ट्राडिशन के फनकार पुलिस ऑफिसर हैं। और ये CCD में तो अब उनका आना हुआ, इससे कबल भी वो, मेरे इल्म के मुताबिक 100 से ज़्यादा ममालिक में तो वो फिजिकली विजिट कर चुके हैं और लोगों को ला चुके हैं, और मुतअद्दद लोगों को ला चुके हैं। एक बंदे को शायद गालबन, अब मैं अगर मेमोरी रिकॉल करूं तो एक बहुत बड़ा नाम था, गुजरांवाला का एक क्रिमिनल था, उसको वो शायद मलेशिया से या कोई ऐसी ही किसी मुल्क से लेके आए थे और फिर बाद में वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया था। तो खालिद वरिया की एक्सपर्टीज़ जो है, जो उसकी महारत है, वो एक्स्ट्राडिशन पे है। वो मुद्दत से कह रहे थे कि तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट जो हैं वो दुबई में है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्क्रीट सबूत मौजूद नहीं था, ठीक है, कि जिसकी बुनियाद पे वो कहते ब्लैक एंड वाइट में कि ले जनाब। और इसी दौरान फिर ATM की ट्रांजैक्शन हो जाती है। तारीफ़ गुलशन तीफी भट्ट का जो बेटा है वो एक ATM की ट्रांजैक्शन करता है और फिर खालिद वरिया अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ही वॉज अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशन गोइंग अराउंड। फिर वो अपने सीनियर से कहते हैं कि जी अब मुझे दुबई जाना है, और उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि वो सबूत दिखा देते हैं कि देखें वहां पे मौजूद है। और फिर वहाँ पे वो इंटरपोल से, दुबई पुलिस से रब्ता कायम करते हैं, उनको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने बेग साहब का एक इंटरव्यू सुना, मोहसिन बेग साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा,
पॉडकास्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के रेड रेड नोटिस ख़त्म करवाए थे। इट्स रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। रेड नोटिस अपनी उस मंजिल तक अभी पहुंचा ही नहीं था। इट वाज इन बिटवीन और मंजिल होती प्रोसेस। इंटरपोल। मंजिल मतलब वो अभी उसकी तकमील नहीं हुई थी, वो भी प्रोसेस में था। जिन दिनों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो जब आके चट्टा साहब से मिले और सारा मामला हुआ। जी वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ये अब ऑफ द रिकॉर्ड है। आई एम नॉट द विटनेस ऑफ दैट मीटिंग और वट एवर इट वॉज। और फिर बेग साहब ने इल्ज़ामात आयद किए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब पे कि जिन्होंने मेरी तस्वीर वो बंदा जो भिजवाया था जावेद भट्ट की तस्वीरें उतार ली। तो सर ये देखें ना, ये बड़ी मोमल सी गुफ्तगू है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ऑफिस में आपकी एंट्री एग्जिट पे तस्वीर उतरती है। हाँ, तो स्पेशली तो तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीसीटीवी कवरेज है, हर आने जाने वाले की मूवमेंट वहाँ पे मॉनिटर हो रही है। तो ऐसे एज अ स्पेशल केस आके किसी की तस्वीर लेना समझ में नहीं आता ना, अकल से बालातर है। तो वो चंद एक ऐसी बातें उसमें हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी क्या वजह हुई वो मेरे इल्म में नहीं है। बाहर तौर खालिद वरिया फिर फ्लाई कर जाते हैं यहाँ से दुबई। खालिद वरिया दुबई चले जाते हैं। दुबई जाके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और वहाँ पे तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट मरहूम जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये अरेस्ट होने का वाकया कहा यह जाता है कि खालिद वरिया उसको अरेस्ट करने नहीं गए थे और उनको पता भी नहीं था कि तीफी यहाँ पे, वो किसी और 2 इश्तिहारियों को पकड़ने गए थे। मैं ये समझता हूँ कि वो उनको एक गिफ्ट मिला है वहाँ से। अच्छा, 2 इश्तिहारी मजीद भी जो पकड़े गए हैं, वो गिफ्ट है। इन फैक्ट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसे आप लॉक कर दीजिए कि खालिद वरिया की वर्किंग मुकम्मल तौर पे तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट पे थी और उन तक ये बात पहुंच चुकी थी। खालिद वरिया को ये यकीन हो चुका था, तस्दीक हो चुकी थी कि तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट वहाँ मौजूद हैं। और फिर जाके उन्होंने वर्किंग की तारीफ गुलशन के बेटे पे। उस वर्किंग के नतीजा में वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ तारीफ गुलशन मौजूद थे और वहाँ पे अगर कोई 2 इश्तिहारी और थे तो वो तो एक एक्स्ट्रा आप समझ लें 2 पीओज और मिल गए। वहाँ पे वो तीफी भट्ट के लिए गए थे। ठीक है। और इसमें आप नोट कर लीजिए कि अभी तक रेड नोटिसेस की तकमील मतलब नहीं हुई। वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उन दिनों में जब तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट दुबई पुलिस की हिरासत में है। ये आप समझ लें कि बदनसीबी है या मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने ऐसे ही डिसाइड किया हुआ था कि ऐन उस वक्त जब तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो हैं वो हिरासत में आते हैं, वो पुलिस के लॉकअप में हैं, तो उन अयाम में रेड नोटिस की तकमील हो जाती है। वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बहुत सी बातें निकली मार्केट में। अभी तो एक मार्केट हो चुकी है ना जी अब सोशल मीडिया कि शायद तारीफ गुलशन जो हैं उनके खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन आ गई है। उन्होंने वो कहा जा रहा था कि बड़े अरसे पैसे लिए हैं, तो जब तक वो पैसे नहीं अदा करेंगे तो उस वक्त तक यहाँ पे नहीं आएंगे। बिल्कुल गलत है सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो हैं वो बीमार ज़रूर थे। बीमार भी इस हद तक आप कह सकते हैं कि वो सेहतमंद थे, लेकिन चेकअप वगैरह तो आपको पता है इस एज में, एट द एज ऑफ 75-76, तो वैसे ही बंदा जो है वो चलता फिरता बीमार होता है। तो वो भी कोई बात नहीं थी कि जी तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट अब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो वो भी सारी चीज़ें जो थीं वो सिर्फ गुफ्तगू, नशिस्तन, गुफ्तन, बरखास्तन, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो फिर खालिद वरिया ने दुबई पुलिस और एट द टाइम द सेम टाइम इंटरपोल पुलिस को कन्विंस नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स दिए कि भाई हमारा मुलजम है। 302 का ये इश्तहारी मुजरम है, इसको हमने हर सूरत में पाकिस्तान मुंतकिल करना है। अब वहाँ पे फिर जो प्रोसेस के दिन थे वही 7-8 दिन जो उसकी प्रोसेस में लगे हैं। फाइनली तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को ये पता चल चुका था कि मुझे अब पाकिस्तान जाना है। तो बजाय इसके कि मैं रेजिस्ट करूं, मैं इसमें कोई ऐसी मज़ाहमती करारदाद जो है वो लेके आ जाऊं और मामलात को मज़ीद ख़राब करूं, सबसे पहली गलती, ये नोट कर लीजिए, सबसे पहली गलती तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो हैं वो उस वक्त करते हैं जब वो मफरूर हो जाते हैं।
शामिल तफ्तीश होना चाहिए था उन्हें। उसी मकाम पे उन्हें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, क्योंकि वो साबित कर सकते थे कि मैं वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं था। ठीक है। और फिर उन्होंने मफरूर होके अपने आप को बचा के उस वक्त तक बचे रहने की कोशिश की जब तक सीसीडी मार्ज़े वजूद में आ गई, वरना वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाते। गोगी भी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाते, और ये दोनों साहबान जो हैं ये शामिल तफ्तीश होते और तफ्तीश का दायरा बढ़ता चला जाता। वो फिर जिंदा होते आज। देखें, ये तो अल्लाह की मर्जियां ना जी, अल्लाह की मर्जी में तो मदाखलत नहीं होती, और दोनों फरीकैन की जानिब से गलतियां हुई हैं। अच्छा, जावेद भट्ट मर्डर केस में भी गलतियां हुई हैं, और बड़ी भयानक गलतियां हुई हैं। वो क्या गलतियां? जावेद भट्ट मर्डर केस में गलती सबसे पहले गलत एफआईआर, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो गलत एफआईआर दुरुस्त हो सकती थी, क्योंकि जब एक शख्स पैनिक में है, फायरिंग हो रही है, तो बड़ा बहादुर दिलेर आदमी जो है ना, वो भी अपने औसान खता कर बैठता है। उस स्टेज पे कि जब ये पता चल गया था जावेद भट्ट फैमिली को कि कातिल कौन है, पुलिस के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं है, पुलिस की कारकर्दगी पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जावेद भट्ट के जो कातिल हैं वो बाकायदा जावेद भट्ट के घर की निगरानी करते थे। अच्छा, जो कातिल है वो खुद निगरानी करते थे? जी, चौकीदार थे उनके? जी नहीं, निगरानी करते थे कि हमने किस वक्त इस पे अटेम्प्ट करनी है। वो जो शूटर, यानी रैकी कर रहे थे काफी दिनों जी, उस रैकी के दौरान उनका वहां मुतद्दद बार आना, उसका पीछा करना, ये बहुत सी जगहों पे सीसीटीवी की फुटेजेस मौजूद हैं। और फिर अबव ऑल अमीर फतेह को नामजद किया और कैसर को नामजद कर दिया, इसके बावजूद भी उन्हें ततिम्मा बयान में आना चाहिए था, उन्हें वज टक्कर के गवाहान को लेके आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस ने जो होमवर्क किया ना सर, आई सैल्यूट इफ्तिखार रसूल बाजवा, डीएसपी हैं इस वक्त, वो तफ्तीश कर रहे थे। उन्होंने तो इमो एक एप्लीकेशन है, कॉलिंग एप्लीकेशन, जहां बैरून मुल्क जिस पे गुफ्तगू होती है, वो इमो नेटवर्क की तमाम तर कॉलिंग हिस्ट्री निकाल के जावेद भट्ट की फैमिली के सामने रख दी थी कि जनाब ये है, मसहब इज द प्लानर एंड दिस इज द वन जो शूटर है। और इस मकाम पे जावेद भट्ट की फैमिली ने कहा कि नहीं जनाब, साडा मुलजम हुई है। ऐसे केसेस हुए हैं पुलिस में कि जिसमें मुलजिम जानबूझ के कातिल कोई और होता है, जुर्म किसी और पे थोपा एक जाता केस था जौहर टाउन का, उसमें जिन मुलजमान को नामजद किया गया था, उसके अलावा पुलिस का होमवर्क इतना स्ट्रांग था कि 14 लोग पुलिस ने और इसमें नंगे कर दिए थे, सबूत के साथ मुद्दई को दे दिए थे कि जनाब ये देखें, ये आपका वो सारा नेटवर्क है, यहाँ से आपका बंदा निकला, इधर गया, इधर ये खड़ा है, इधर ये खड़ा है, इधर इसकी मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी है, ये यहाँ से निकल के यहाँ आया, यहाँ पे ये, वो सारी की सारी पूरी एक जायचा बना के, एक नक्शा बना के मुद्दई को दिया गया। लेकिन मुद्दई ने कहने जी मैं जड़ी FIR ते खलोता, मैं उससे ते खलोता, एंड फाइनली उसका बेनिफिट हुआ मुलजमान को। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो तीफी भट्ट हैं वो पाकिस्तान किसी गारंटी के तहत आए थे, और वो गारंटी शायद गोगी भट्ट ने दी थी कि आप आ सकते हैं। रॉन्ग, ये गलत इंफॉर्मेशन है। गोगी भट्ट के पास तो अपनी गारंटी नहीं थी। गोगी भट्ट की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनी जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं मर गया? हरगिज़ ऐसा नहीं है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट आज खुद ये फैसला करने वालों में है कि शायद उनको एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत गए वक्तों की, उनकी तरह से ये यकीन था कि सत्ते खैरा ने, मुझे कौन हाथ लगा सकता है, मैं तो जिस पोजीशन पे हूँ, जितना स्ट्रांग हूँ। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मोहसिन बेग साहब की तरफ से उन्हें कोई गारंटी मिल गई हो। मोहसिन बेग साहब गारंटी देंगे? मोहसिन बेग साहब ना बहुत करीबी दोस्त थे तीफी के। मोहसिन बेग साहब की जाने जिगर था
तीफी। मुझे मोहसिन बेग साहब की जो तकलीफ़ है वो मुझे महसूस होती है कि जितनी दोस्ती थी, जितना प्यार था मोहसिन बेग साहब का तारीफ़ गुलशन और तीफी बट के साथ, उनका चीखना चिल्लाना बनता है। मैंने मोहसिन बेग साहब से कल बात की है और अर्ज़ की है उनसे कि पॉडकास्ट करना है। वो कहते हैं यार मैं ना अब इस पे बात नहीं करना चाहता जी, तीफी पे। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मैंने कुछ ऐसी गुफ्तगू कर दी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप ये कहें कि पुलिस की कोई मैलाफाइड है, तो मैं इसको बाआवाज़े बुलंद कहूँगा कि कोई मैलाफाइड नहीं है। अगर आप तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफी बट, देखें ये गुफ्तगू करना आसान काम नहीं है। किसी भी डॉन, किसी भी क्रिमिनल फैमिली के बारे में बात करना आसान काम नहीं है। लोग वो कहते हैं, देसी ज़बान का लफ्ज़ है ओला, ओला रख के बात की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात कर देनी चाहिए, हम कोई किसी के दुश्मन थोड़े ही हैं। पुलिस के पार्ट पे कोई मैलाफाइड नहीं है। तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफी बट के क्रेडिट पे जितने जुल्म सितम थे, रिजल्टेंटली उन्हें दुश्मनों या साथियों की गोलियों का निशाना बनना था। ये वक्त आना था। अच्छा, उस वक्त पुलिस पर भी बड़े सवालात थे और कहा जा रहा था कि देखते हैं सीसीडी क्या करती है, और जब सीसीडी ने कर दिया तो सबके मुंह खुले रह गए कि ये क्या कर दिया सीसीडी ने। ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाक़या है कि जो यकीनन तारीख का हिस्सा बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर ख्वाजा अजहर गुलशन की बात की जाए या तीफी बट की फैमिली की बात की जाए, तो वो भी तो ठीक कहते हैं कि ये आप बिफोर द कोर्ट पेश करते आखिर पकड़ ही लिया था। तो हु इज़ अजहर गुलशन? द ब्रदर ऑफ तीफी बट। मैंने एक बड़े Grieved family. बड़े वो करोड़ के लफ्ज़ बोला है कि हु इज़ अजहर गुलशन? अजहर गुलशन वही है जो अपने सगे भाई तारीफ़ गुलशन पे इल्ज़ाम आयद करते हैं। जावेद बट, शायद जावेद बट के किसी भी मामले को कोई ना जानता माँ सिवाय उन लोगों के कि जिनके साथ बराह रास्त वो मामला चल रहे थे। अजहर गुलशन वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने सदाए हक बुलंद की अपने भाई, सगे भाई तारीफ़ गुलशन के ख़िलाफ़। पम्फलेट्स छपवाए, बैनर्स लगवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा भाई तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफी बट जो है वो कब्ज़ा माफिया है। जावेद, जिसका नाम उन्होंने टिडल रखा हुआ था, जावेद बट जो है वो उसका दस्ते रास्त है। ये जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करते हैं, ये लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी बहुत ज़्यादा थी और ये भी सुनने में आ रहा है, बल्कि सबको पता, आपको भी पता होगा कि परवेज़ मुशर्रफ अपनी फैमिली के साथ आके तीफी बट की छत पे बसंत मनाई और पतंग उड़ाया उन्होंने। सर, ये घरेलू ताल्लुकात नहीं है। आप अगर बसंत का त्यौहार होता, जैसा कि सुनने में आया था कि लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, बातें चल रही थी, यकीनन आपको भी, आपने शायद अपनी उम्र में बसंत उस लेवल की ना मनाई हो, तो आपको भी ये शौक होता कि आप बसंत मनाएं। तो कहाँ जाते आप? मैंने आपसे सवाल किया, जवाब जरूर दीजिएगा। किसी दोस्त की छत पे जाते हैं, और अगर वो दोस्त बसंत ना मना रहा होता, फिर हाँ, फिर तो उसने भी नहीं फिर मनाया। आप अपने बहुत से दोस्तों से ये पूछते कि भाई आपके हल्का अहबाब में कौन है जहाँ पे जाके हम बसंत मना सकते हैं। तो ये घरेलू ताल्लुकात नहीं। हमने अपने ज़माने में लाहौर में, शाहजमाल, अंदरून शहर, बहुत से मकामात पे बसंत मनाई जिनमें होस्ट को हम जानते ही नहीं थे। नहीं, तीफी बट तो बहुत बड़ा होस्ट है और परवेज़ मुशर्रफ उसकी छत पे खड़े हैं। सर नहीं देखिए, परवेज़ मुशर्रफ वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। परवेज़ मुशर्रफ वाज अ जनरल। तो जनरल को किसी बंदे की ज़ात से कोई गरज नहीं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब ज़ाती ताल्लुक नहीं तो था। थे, बिल्कुल बसंत मनाने आए थे। अच्छा। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, बड़े जिंदा दिल किस्म के अंग्रेज टाइप सिचुएशन को एंजॉय करने वाले, सिचुएशन को गाना भी गाते थे, ढोलकी वाले के साथ बैठ के वो बाकायदा, मतलब वो गीत संगीत के शौकीन थे। और उनका बसंत मनाना, मैं समझता हूँ कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जो कोट किया जाए कि जी तारीफ़ गुलशन और तीफी बट के उन्होंने बसंत मनाई। तारीफ़ गुलशन, तीफी बट वगैरह के बसंत हुआ करती थी। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि अंदरून में है ना। जी अंदरून में है। तो ये वो जो जगह है, वहाँ पे मैंने हज़ारों बसंतें
देख ली हैं अपनी लाइफ की, जिस ज़माने में बसंत नहीं बल्कि हर सैटरडे संडे को बसंत का समा हुआ करता था लाहौर में, तो हम कहाँ जाते थे? शालमी। एंड उस जगह पे जहाँ तारीफ गुलशन वगैरह के सबके घर हैं, उन्हीं घरों के कुर्बो जवार में हमारे भी बहुत जानने वाले थे। हमारे जानने वाले से मुराद, अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला, आप यकीन कीजिए मुझे आज तक नहीं पता। मैं 3 रोज़ कबल इचरा गया था, तो मेरे साथ एक मेरा देरीना दोस्त था, तो उसने कहा सर जी याद आया इस घर की छत पे हमने बसंत मनाई थी। मुझे उस घर के मकीन जो है उनका नहीं पता कौन है। वहाँ मैं जिसके साथ गया था, जो वहाँ इन्वाइटेड था, वो मेरा जानने वाला था। तो सिमिलरली तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की छत पे जहाँ पे भी उनकी बसंत मुनक्कद हुई थी, वहाँ पे गए होंगे परवेज़ मुशर्रफ साहब, और बिल्कुल गए थे, तो वो किसी ज़ाती घरेलू ताल्लुक़ की बुनियाद पे नहीं गए थे। यस ऑफ कोर्स, जो अमीर लोग होते हैं, जो प्रॉपर्टी टाइकून्स होते हैं, जो बिजनेस के ऐसे मकाम तक पहुंच चुके होते हैं, वो होस्ट करना सादत समझते हैं, वो सादत समझते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, एक और एजाज सैयद साहब के साथ अहमद फराज साहब जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जी, वो कहते हैं कि हमजा शहबाज ने सीएम साहिबा को कॉल की कि तीफी के साथ ये सलूक ना किया जाए, अंदेशा था। उसके बाद मरियम साहिबा ने पूछा कि ये तीफी से आपका क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने पूछा कि आप अपने वालिद से पूछें। अहमद फराज मेरे दोस्त हैं। हाँ, अहमद फराज से मेरी बड़ी, वो कहते हैं उनकी बड़ी तलक कलामी हुई आपस में। अहमद फराज से मेरी बड़ी मोहब्बत है। हाँ, और आज से नहीं है, बचपन से है। हमारे भी आगाज से और उनका भी आगाज। मेरी इस ज़मन में अहमद फराज साहब से बात हुई। अच्छा, मैंने अहमद फराज साहब को एक सवाल किया, बल्कि मैंने अहमद फराज साहब को एक हदायतनामा जारी किया कि फराज, बात इस तरह से है कि या तो आप आई विटनेस हैं या आप टेलीफोन ऑपरेटर हैं। वो पुराने वक्तों में टेलीफोन ऑपरेटर होते थे ना, जो किल्ली मिला के देते थे और फिर बीच में सुन भी रहे होते थे। या आप वो हैं, या फिर वो शख्सियत कौन है जो उस वक्त वो हॉटलाइन की गुफ्तगू सुन रही थी और उसने आपने हर्फ ब हर्फ सारी गुफ्तगू कह दी। तो मैं इस बात से इनकार करता हूं। जरिया कमजोर है इसका कि मतलब उन दोनों की आपस में बात हुई तो किसने, मतलब आप देखें ना, एक तरफ कौन है, नाम देखें ना सर, सन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ कौन है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो उनकी गुफ्तगू खानसामा सुन रहा था। तो फिर क्या कहते फराज साहब? फराज साहब ने कहा कि मेरे तक भी कितों पहुंची है। तो मैंने कहा फिर आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे कि मुझे चंद ज़राए से ये बात पता चली है जो कि मैं ये समझता हूं कि इसकी तस्दीक कर ली जाए। आपको ऐसे दलील के साथ ठोक बजा के मोहर लगा के बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जो तीफी भट्ट वाला मामला है वो क्या आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं? कानून इसमें क्या कहता है? क्योंकि ख्वाजा अजहर गुलशन कहते हैं कि हम लेके जाएंगे। कैसे? कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। क्या ये कोई इंटरनेशनल केस है? क्या तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो कोई इंटरनेशनल जासूस है? क्या वो किसी दीगर मुल्क के शहरी थे? मुल्क का बाशिंदा, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान में वो एहतसाब के इदारे मौजूद हैं जिनमें उनको पहले जाना चाहिए और वो जाएं, उनका हक है। वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएं जो इंक्वायरी करने की जिनके पास तो बल्कि अथॉरिटी है, मजाज है, वो कोर्ट्स में जाएं। मतलब ये देखें ना सर, मुझे ना इन बातों पे बड़ा एतराज़ होता है। अजहर गुलशन साहब की मेरी मोहब्बत है, मैं जेन्युइनली आपको बात कर रहा हूँ। एक वक्त था जब बालाज मर्डर हुआ तो मैंने एक वीलॉग किया था, मुझे आई डोंट रिमेंबर, गालबन सिटी 42 का। उसमें मैंने ये बात कह दी थी कि अजहर गुलशन का तो तारीफ गुलशन से ताल्लुक ही नहीं है। अजहर गुलशन की तो मुखालफत है तारीफ गुलशन के साथ। मुझे फिजिकली अजहर गुलशन साहब का फ़ोन आया था कि जनाब आपने मेरे दिल की बात कह दी, बालाज के साथ वाकई ज्यादती हुई है। अच्छा जी बिल्कुल, यस। यानी बालाज मर्डर पे ख्वाजा अजहर गुलशन, जी मैं बाबागे दोहल ये बात कर रहा हूँ, गम में बराबर के शरीक थे। अजहर गुलशन ने ये कहा था कि ये गलत हो गया है, और आप तो जानते हैं कि मेरा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ कोई अच्छे मरासम नहीं है, बल्कि मुझे उनकी बेशुमार बातों पे बहुत से एतराज़ात हैं। तो ये सर ये इन बातों पे मुझे एतराज़ है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रहे थे ख्वाजा अजहर गुलशन? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्होंने बाकायदा वॉइस नोट भेजे मुख्तलिफ ग्रुप्स में मीडिया के। वॉइस नोट बराह रास्त मुझे भी आए हैं, कुछ मीडिया पे भेजे गए, कुछ मुझे बराह रास्त आए।
मेरी उसके बाद- टेलीफोनिक डिस्कशंस भी वो हुई। कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो रुक गई। सर, आज के इस दौर में सोशल मीडियम का दौर है, प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंसेस मोहताज। रोक सकती हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की निस्बत बताया कि जी रास्ते में कांटे बिछाए गए, आग का दरिया था और डूब के जाना था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन वो मैं नहीं कर सका, तो मैं अब इस वॉइस नोट के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बताना था वो मैं बता रहा हूं। और क्या बताया कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इसमें इन्वॉल्व है। मतलब कौन सा ऐसा वो वाकया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर गुलशन बता सकते थे और उन्होंने वॉइस नोट पे तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया को नहीं बताया आज तक? हाँ, पहले भी यही कह चुके हैं वो, ये मुतअद्दिद बार कह चुके हैं। और जिस गमो गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं, मैं मतलब आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही स्पीक्स लाइक दैट। उनका ऐसी बात करना बनता नहीं है। यस, अगर ये बातें अजहर तारीफ गुलशन और इफ्तिफी भट्ट के बेटे करें जो कि बराह रास्त इस के बहुत बड़े इस नुकसान के बर्दाश्त करने वालों में से हैं, तो बनता है लवाहकीन बराह रास्त उनको करना बनता है। अच्छा, अब किस समत जा रहा है ये सारा मामला? अब तो चलें, तीफी तो बट तो चले गए, उसके साथ साथ अब ये दुश्मनी जो है वो किस नहज पे जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ सर कि दोनों जानब एक एक बच्चा बड़ा ख़तरनाक है अभी भी। जी। एक तरफ मजहब शायद इतना ख़तरनाक नहीं, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, दोनों ही पढ़े लिखे, पढ़े लिखे मूव करता है वो। अमीर फतेह भी पढ़ा लिखा है, हाँ, मसाहब भी पढ़ा लिखा तो है, इधर से तीफी भट्ट का खानदान भी तीफी भट्ट के बच्चे भी पढ़े लिखे। हाँ, और बाहर से पढ़े सारे। दोनों जानब एक वासु है तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का बेटा है, और एक ये अमीर फतेह, दोनों बहुत गर्म खून है, जज्बाती हैं, इंतहाई जज्बाती हैं। और जो अंदरून शहर की सियासत है, जो ये थड़े की सियासत है, ये अगर आप जीना भी चाहें तो ये जीने नहीं देते। और लोग कहना शुरू कर देते तुमने क्या किया की कीता जे। हाँ, आई फियर कि आग लग सकती है, और अगर ये आग लगी जो कि सरेदस्त आज के दिन तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे ऐसी कोई स्मेल किसी जानिब से महसूस नहीं हुई। करीब आना चाहते हैं, करीब आने की भी स्मेल नहीं है। इनको करीब आ जाना चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे घराने, अब इनको करीब आ जाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है चौधराहट कि चौधराहट जो है वो आपको जीने नहीं देती। और कहते हैं कि जब दुश्मन और फिर आतिश फिशां के साथ दोस्ती, दोनों जानिब आतिश फिशां है, दोनों के दिलों में ऐसे निश्तर चुभे हुए हैं, ऐसी तकलीफ मौजूद है कि जो भुलाए नहीं भूलती। एक जानिब अपनी फूफो का खामंद जावेद भट्ट, बाप जो कि बेताज बादशाह था, अंडरवर्ल्ड का भी और तजारत का भी, और दूसरी जानिब पूरा खानदान, दादा, बाप, फूलों जैसा भाई, जो इस एम्पायर का अब आइंदा रूहे रवां था, वो इस दुनिया से चले गए। तो ये जो आग है सर, ये शायद ऐसे बुझने वाली नहीं, और अगर ये आग भड़क उठी तो फिर मुझे ये रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। व्हाट आई सी एंड व्हाट आई फियर इज कि ये अगर आग भड़क उठी तो फिर ये खानदान निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल करता हूँ, इस पे हमने बड़ी डिटेल बात कर ली है कि एक डीएसपी पर उंगली उठाई गई कि वो डीएसपी बाइस्ड है, और गोगी भट्ट कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि वो जो डीएसपी थे वो जो मेरे पे हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और वो असला यूज हुआ था तो बाद में वहां से बरामद हुआ था। सर बात इस तरह से है कि मुझ पे ये इल्ज़ाम है जिस पे मैं आज बड़ा दुखी हुआ हूँ। मैं बड़े तकलीफ में इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं वो पुलिस ऑफिसर हूँ जिसने हमेशा अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड किया, बड़े तीर और बड़े निश्तर बर्दाश्त किए,
और मैं वो वाहिद एक्स CIA ऑफिसर हूं जिसने दलील के साथ अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड किया। लेकिन आज मुझे कहीं से सुनने को मिला कि आप तो पुलिस के अगेंस्ट बोलते हैं। पुलिस वाले नहीं कहा होगा, और एक पुलिस वाले नहीं कहा, और एक बड़े सीनियर पुलिस वाले ने कहा। और मैं बड़े बड़े जज्बाती हालत में, बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ में इस वक्त आपके सामने बैठा हूं कि मैं ही तो एक था, बाकी तो सब हमेशा से पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, रेटिंग मिलती है पुलिस के खिलाफ बोलने से। मैं भी एक चैनल का ओनर हूं, मैं भी पुलिस के अगेंस्ट बोलूं तो हो सकता है मैं मिलियंस में चला जाऊं, और मैं नानी हूं पुलिस डिपार्टमेंट की। लेकिन मैं एक हलाल ज़ादा हूं, नमक खार हूं पुलिस डिपार्टमेंट का। ये मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। पहचान दी आपको, मेरी पहचान है ये डिपार्टमेंट, मैं इसके खिलाफ बोल नहीं सकता। लेकिन यहां पे मैं अपनी वो जो एक मिथ है, या जो भी आप उसे कह लें कि मैं शायद पुलिस को डिफेंड करता हूं, नहीं, मैं आपको दुरुस्त हालात बताता हूं। DSP की क्या जुर्रत है, क्या पिद्दी का शोरबा। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसके सरबराह हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जिनके साथ हैं SSP रैंक के ऑफिसर। तो फिर एक रैंकर DSP वहां पे इन्फ्लुएंस करेगा? या उसकी राय उसकी तो राय भी कोई नहीं सुनता, वो तो सिर्फ वहां पे जी सर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो ड्राफ्टिंग के लिए होते हैं बैठे। मियां शफकत की बात हो रही है। हाँ। मियां शफकत एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है, मियां शफकत एक समझदार पुलिस ऑफिसर है और इंतहाई डिसिप्लिन्ड पुलिस ऑफिसर है। वो तो वैसे भी अगर कोई बात उसकी समझ में भी आ रही होगी ना, तो वो देखेगा कि अफसरान क्या सोच रहे हैं, वो कहेगा जी सर इज अ गुड मैन। ये गलत इल्जाम है मियां शफकत पे जो लगाया गया है कि वो बाइस है। नो सर, नो वे, हो ही नहीं सकता सर। DIG के सामने कोई बात कर सकता है? वक़्त क्या है? और DIG की जहानत और काबिलियत को जिस मेयार पे बैठ के वो तफ्तीश कर रहे हैं, वो DPO भी रहे होंगे, वो SP भी रहे होंगे, वो SSP भी रहे होंगे, उन्होंने हजारों तफ्तीशें भी की होंगी, हजारों तफ्तीशें मॉनिटर भी की होंगी। क्या उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है? कि एक DSP ने बाइस्ड होके वहां पे कोई लुकमा दे देना था और वो तफ्तीश खराब कर देनी थी? नो, मैं इसको मानने के लिए ये सिर्फ गोगी भट्ट का एक स्टंट था मीडिया टेंशन के लिए। गोगी भट्ट ने आखिरी वक्त में वो बहुत घबरा गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सी चीजें अब सामने आ गई हैं, बहुत सी चीजें अब नंगी हो चुकी हैं, और अब गोगी भट्ट को ये महसूस होने लगा था कि मामला गड़बड़ है। लाई हयात आए कज़ा ले चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो तीफी भट्ट का यहाँ पे किस्सा तमाम हुआ। अच्छा सर, दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आप चूंकि एक्स CI ऑफिसर हैं, बहुत से मामलात में आपके सामने हुए होंगे। डांस पार्टी कल्चर, ये बड़ा आज ज़बान ज़द-ए-आम है और मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ पर छापे भी पड़ते हैं, वहाँ पे पिल्स भी मिलती हैं, मुनशियात भी मिलती है। ज़माना एडवांस हो गया सर। तो ये पहले भी होता था? जिद्दत की जानिब बढ़ गया है, होता तो ये हमारे बचपन से था। मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। लाहौर में डांस पार्टीज आपके बचपन से हैं? जी, मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, एलीट में मूव भी करता रहा हूँ, बड़े-बड़े लोगों से ताल्लुक़ भी रहा है। मेरा कैथेड्रलाइट, तो कैथेड्रल में हमारे तो चर्च में भी पार्टीज़ हुआ करती थी। चर्च का जो सेन था वहाँ पे भी पार्टीज़ होती थीं। गोरों के तब गोरे टीचर हुआ करते थे, गोरे प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो ये पार्टीज़ होती रहती थी और मखलूत हुआ करती थी, और हम उन पार्टीज़ में बाकायदा शामिल होते थे। लेकिन वो बड़ी बाइज़्ज़त पार्टियाँ हुआ करती थी। बाइज़्ज़त, और वो भी पार्टी? जी सर, मखलूत पार्टी। देखें मैं अर्ज़ करता अच्छा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जी, देखिए हमने उन पार्टीज़ में ना कोक देखी थी, अच्छा, ना आइस हुआ करती थी। तब तो आइस का वजूद ही नहीं। जी, मैं वही कह रहा हूँ। उस वक्त का नशा होता था? उस वक्त वो लोग वोडका पिया करते थे, उस वक्त वो लोग जिन पिया करते थे, उस वक्त वो लोग लिकर का इस्तेमाल करते थे, और ये उनके ना सिर्फ कल्चर में शामिल है बल्कि उनको मजहबी तौर पे भी कैथलिक्स को इजाज़त है कि वो जो होली वाटर है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उस वक्त की पार्टीज में गैर कानूनी काम नहीं होते थे? कोई गैर कानूनी काम नहीं होता था। पार्टीज में मियाँ बीवी और उनके गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स और ये जो सारे वो बड़ी बाइज़्ज़त होती थी। मैंने वहाँ बेलिबासी नहीं देखी। अच्छा, बेलिबासी नहीं देखी। मैंने गोरों को नीम बरहना नहीं देखा। एक वक्त वो भी था जब हम छुप के देखा करते थे।
लाहौर की पार्टीज को? जी, लाहौर की इस किस्म की पार्टीज को, जमखाना क्लब हो गया, पंजाब क्लब हो गया, इसी तरह से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे बड़े बड़े घरानों की जो थी वो, अब पार्टी इसको अब नाम दे दिया गया है। पहले गेट टुगेदर होता था। उस गेट टुगेदर में, वो गेट टुगेदर कब होता था? सैटरडे नाइट, वहां पे खाने होते थे, और वो एक तरह से वो गेट टुगेदर का जो एक जो मेन थीम होती थी, वो होती थी डिनर। उस डिनर से पहले वो अपना होली वाटर का इस्तेमाल, और उसके बाद फिर वो सब कपल्स, वो जैसे आपने पुरानी वो डांस 70s रिवायती डांस, और फिर वो उस तरह का वो माहौल होता था, बड़ा खुशगवार, भीनी भीनी खुशबू वाला माहौल, बाइज्जत किस्म का। उसे आप छुप के देखते थे? हम अपने बचपन में, व्हेन वी वर किड्स, तो हम उसे छुप के देखते थे। जब आप जवान हुए? जब हम जवान हुए तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे जो इस नौयत की दावतें होती थी, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम, वहाँ पे दावतें हुआ करती थी। क्रिसमस पे वहाँ पे दावतें हुआ करती थी, न्यू ईयर पे, वहाँ पे ईस्टर, और ये सारी जितनी भी जो गैर मुल्की लोगों की जो दावतें थी वो होती थी। बैसाखियाँ भी होती थी, मेले ठेले त्योहारों पे बाकायदा दावतें होती थी। तो ये डांस पार्टी जो आज ये जो की डांस पार्टी है, ये कन्वर्ट कैसे हो गई? ये पार्टी जब हमारे इखलाकी कदरें तबाह हुई हैं, ये बाकायदा एक एजेंडा है सर। किसका एजेंडा है? यस, ये मगरब का एजेंडा है। तो मगरब तो पहले अपनी पार्टीज गेट टुगेदर सर, वो उसमें इखलाकी कदरों को कभी पामाल होते हुए मैंने नहीं देखा। आजकल क्या पार्टीज हो रही हैं? जी सर, आजकल की जो पार्टीज है ना सर, वो पार्टीज हैं गैर इखलाकी पार्टीज। पार्टी तो आप किसी खाने की दावत को भी कह सकते हैं। मैं उसे कहता हूं कि फहाशी और उरियानी का जश्न नमरूद। इस पार्टी को आप जो कहते हैं? जी, मैंने इसे कभी पार्टी नहीं कहा, मैं इसे कहता हूं ये जश्न नमरूद है, जहां पे शैतान की पूजा की जाती है, जहां पे शैतानी अहकामात की तामील की जाती है। लड़के लड़कियों को बुलाया जाता है, लड़के लड़कियां, एल्बम्स, वहां पे बाकायदा पहले वो किताबी शक्ल में एल्बम स्टार्ट हुआ कि एक शख्स खड़ा हुआ है, और वो जैसे बर्दा फरोश बकर मंडी में मुर्गियां और बकरे फरोख्त होते हैं, ऐसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा के लड़कियों की खरीदारी होती थी पार्टीज के लिए लाहौर में, कि जी ये ए नचनगियां। ओके। उसके बाद फिर वो मोबाइल फोन पे शिफ्ट हो गया, और आज के दिन तक मोबाइल फोन देखा जाता है, उसमें ये 50-30 तस्वीरें हैं, फिर उनको कॉल किया जाता है, फिर वहां पे डांस होते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी भयानक चीज है ना सर, ये आज की बात नहीं है, मैं इसमें अगर आप गुजारिश करूं, एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, बहुत बड़ी पुरानी बात है। एक गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने PhD की इस्लाम पे, ठीक है, दीन इस्लाम पे, और दीन इस्लाम की उस PhD में उसने फिर एक मकाला लिखा फाइनली, और वो लिखता है कि मुसलमान, बिलखसूस पाकिस्तान का मुसलमान, बड़ा गैरतमंद है, इसको ज़ेर करना, इस पे काबू पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इसका हल ये है कि इस माशरे में उरियानी, फहाशी और बदकिरदारी को आम कर दिया जाए, और जब तक इनके दिलों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नोच के ना निकाल ली जाए, उस वक्त तक आप इन पे काबू नहीं पा सकते। और वही हुआ फिर। एंड यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में वो नुमाया मुल्क है कि जिसकी तरफ मगरब, मशरिक, शुमाल, जुनूब की निगाहें हैं। अच्छा, लाहौर में ये पिछले दिनों एक पार्टी हुई थी, मखलूत पार्टी थी जी, गुलबर्ग। अच्छा, ये बताएं कि इसमें डांसिंग पिल्स और दूसरी चीजें भी चलती मनशात की? जी, सब कुछ था। डांसिंग पिल्स ऑल्दो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आम है। आप बता रहे थे ये एलीट क्लास पहले करती थी, तो अब क्या मिडिल क्लास? एलीट क्लास में कोई डांसिंग पिल्स का तस्वर नहीं था। बड़े सुलझे हुए लोग थे। मतलब आपने चूंकि वो एलीट के फंक्शंस नहीं देखे हुए ना, उसमें कोट पैंट टाई, वो यहाँ पे टाई, वो, और ऑक्सफोर्ड के शूज,
एम्बेसडर, ये ग्रेस के साथ होती जी, थी पार्टीज। और जो डांस करने वाली खवातीन उसमें शामिल होती थी, उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव हैंडबैग्स भी थामे होते अच्छा, थे। इस एलीट में, आज की एलीट में और उस एलीट में फर्क है? बड़ा फर्क है जी। आज तो एलीट क्या और पाटीलोहरी क्या, सब के सब इस गंद का शिकार हो चुके हैं, और लस्ट कह सकता हूं मैं इसे। ये अब लस्टफुल पार्टीज बन चुकी हैं, ये जश्न नमरूद बन चुका है, जिसमें अब मनशियात का तबाही क्या है। काम सर इसमें? तो मनशियात के बगैर वो अपने आप से बाहर कैसे होंगे? मैंने अच्छा। एक वीडियो मुझ तक आई थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने ऑल्दो उसको फिर बस अपनी हद तक महदूद रखा। मैंने देखा कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसे हम कोकेन कहते हैं, वो उसको बाकायदा नाक में सूंघते हैं। लड़कियां लड़के इकट्ठे टेबल पे, शीशे की प्लेटें हैं, साथ उसके क्रेडिट कार्ड्स पड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो क्रेडिट कार्ड से उसको कुछ मैश कर रहे हैं, और फिर उसकी बारीक बारीक वो लाइनें बन रहे हैं, और फिर डॉलर उससे स्निफ कर रहे हैं, उसके से वो उसको खींच रहे हैं नाक के जरिए। और फिर कुछ लोग आ रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं और ऐसे करके उंगली लगाते हैं उसमें प्लेट में, और वो जैसे हम सुबह उठ के वो मंजन करते हैं, वो मंजन की तरह। मैंने फिर उससे पूछा, वो जो मेरा बरखुरदार ही है, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा जी इसको गमिंग कहते हैं। गमिंग। उसमें जो चीज़ मेरे लिए इंतहाई खतरनाक मैंने देखी है, एक ऑक्सीजन है, उसको कहते हैं जी ऑक्सीजन शॉट्स। वो भी फिर वहां पे बोतलें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर दो दो टूटियां लगी हुई हैं, और उसके अंदर वो एक जो है उसने लाइट पकड़ी हुई है, वो उसके नीचे लाइट लगा रहा है और एक उसको खींच रहा है। उसके बाद क्या असर होता है? उसके बाद जो मैंने वो एंड देखा, वो तकरीबन 15 या 20 मिनट की वीडियो थी। उसमें मैंने जो एंड देखा कि लड़कियां भी आपस में, मर्द भी आपस में, और कुछ लोग दीवार के साथ, और कुछ वो स्पीकर जो लगे हुए हैं जिसमें से वो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है, उसके साथ सर टकरा के जोर जोर से सर मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो अपने आप को झंझोड़ रहे हैं, ऐसे सर टकरा के वो यूं 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 कर रहे हैं। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार खुर्रम ये क्या है? उसने कहा भाईजान ये अब पागल हो चुके हैं, अब इन्होंने कम से कम 10-12 घंटे मिनिमम यहां पे पागलों की तरह नाचना है, इन्होंने जमीन पे गिरना है, इन्होंने उछल उछल के छत में छलांगे लगानी है, यहां पे आबरू रेजी होनी है, यहां पे असमतें लूटी जानी है, क्योंकि अब इनको ये नहीं पता कि ये इंसान है या हैवान है। तो मैंने कहा फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? कहता है जी कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, वो 4-4 दिन निकलते नहीं है वहां से। अच्छा, ये 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन तक मुसलसल चलता है। और ड्रग्स सिस्टम हो चुका है सर ऑनलाइन, अब फिजिकल मामला ही नहीं रहा। अब तो आप ऑनलाइन परचेजिंग, आपके पास चीज पहुंच जाएगी, राइडर आ जाएगा देने के लिए, आप तक चीज पहुंच जाएगी। और सीसीडी इसमें किरदार अदा नहीं कर रही, ये काम भी सीसीडी का है। तो फिर तो सारे काम ही सीसीडी को मैं समझता हूं जी कि इस वक्त पुलिस थाने बंद, पंजाब पुलिस जो है ना जी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जो बड़े शहर है ना जी, बिग सिटी, पुलिस लाइन भेज दिया जाए, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। आपकी गली महल्ले की लड़ाइयाँ, पेटी क्राइम्स, छोटे केसेस, छोटी मोटी चोरियां, ये सारी। अब देखें ना, फैसल कामरान जैसा अफसर मिलना है लाहौर पुलिस को, बिल्कुल नहीं, वाकई अल्लाह की कसम नहीं मिलना। डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, डेड ऑनेस्ट के अलावा जी मैं कहता हूँ विजनरी, और एक एसएचओ दिखा दे मुझे पूरे लाहौर में कि जो सिफारिशी लगाओ। ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उनको तो कॉल करें तो वो कहते हैं कि यार इसके अलावा कोई काम है तो तगड़ा, वो पहले कह देते हैं। अब एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर, मैं ये समझता हूं ये जो गुलबर्ग वाला वाकया हुआ है, जिसमें गुलबर्ग में यही जश्न नमरूद था और उस पर तैमूर अब्बास, ये अगर कोई और पहले 2-3 साल पहले मुझे याद है, मुझे याद है, ये नहीं होना था सर। मुझे याद है सर, गालिब मार्केट में, आपको पता है वहीं पे सारे ऐसे ब्रोथल हाउसेस और इस किस्म की पार्टीज होती हैं, तो वहां पे एसएचओ ने रेड करके बंदे पकड़ लिए, तो उसके बाद एसएचओ अगले दिन चेंज हो गए थे। सर मैं कह रहा हूँ, ये फैसल कामरान ना होते ना जी, तो जेड़ा मर्जी होता भाई, उन्होंने चेंज कर देना था। नहीं सर, चेंज ना भी करते, ये होना ही नहीं था। ये जुर्रत किसने दी है? ये
करेज किसने दिया एसएचओ पुलिस को लगता है कि वाकई हम पुलिस में हैं। अब जरा सीना करेज चौड़ा है जो पुलिस। मिली है ना सर पुलिस को, वो करेज मिली है फैसल कामरान की वजह से, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाने की वजह से, और फ्री हैंड जो डॉक्टर उस्मान अनवर ने दिया है, ये वो फ्री हैंड जो बराह रास्त इस वक्त फैसल कामरान एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने फिर आगे वो ट्रांसफ़र किया है। अब लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम तर हालात के बावजूद, मैं समझता हूँ कि जो लोकल पुलिस है, जो पुलिस स्टेशन से मुतल्लिका पुलिस है, उन पे बर्डन इतना है कि वो इस साइड पे सोच नहीं सकते। वसाइल बहुत कम है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन अवान साहब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।